अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज़ आ रही है आप लोगों को? फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? आवाज़ आ रही है जी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। कंग्रेचुलेशंस, इतना अच्छा रिजल्ट आया आप लोगों का। माशाल्लाह, 3 पोजीशंस, इसके अलावा काफ़ी सारे डिस्टिंक्शंस होंगी इंशाल्लाह अभी जब डीएमसीज आ जाएगी। और साथ साथ आप लोगों का 100% रिजल्ट। सो कंग्रेचुलेशंस रिजल्ट के लिए। बाकी बच्चों को भी ग्रुप में एक मैसेज कर रहा था कि सारे आ जाएं। 9 स्टूडेंट्स आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलो। ठीक है, लास्ट सेक्शन में किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन, हमजा का एक क्वेश्चन था, वो मैं उसे क्लियर कर लेता हूँ। हमजा, मैं वो आपका कल वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आज जो है मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लो। हमजा, आपका एक क्वेश्चन था अर्ली डिफ्लेशन वाला, वो मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? स्टूडेंट्स, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? चलो, ओके। सो आईएबीपी हम पढ़ रहे हैं, इंट्रायोटिक बलून पंप हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस किए थे। इंट्रायोटिक बलून पंप है क्या, किस तरह ये ऑपरेट करती है, किस तरह हम इसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, कंसोल पे कौन कौन से रीडिंग जो है वो हमें आती है। इसके अलावा जो है वो हमें इसके इंडिकेशंस, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, काफ़ी सारी चीज़ें, या इसके अंदर जो मैकेनिज्म के लिए, ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही है, जो मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो है हमने पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने इसके टाइमिंग के बारे में पढ़ा था कि इसको दो तरह से हम टाइम्ड कर लेते हैं, कन्वेंशनल टाइमिंग और रियल टाइमिंग के। ठीक है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। उसके बाद जो है वो हम अगर हमारी सिंक्रोनाइजेशन ख़राब होती है, अगर हमारी जो है वो टाइमिंग ख़राब होती है, अगर हमारी ट्रिगरिंग जो है वो ख़राब होती है, तो पॉसिबल कौन कौन सी इश्यूज और पॉसिबल कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकते हैं। ठीक है,
बच्चे ने ये क्वेश्चन भी किया था कि सर हम इसको जो है वो सिंक्रोनाइज करते हैं, जिससे जो है वो टाइम्ड करते हैं, टाइम्ड सिंक्रोनाइज ट्रिगर करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम्स कैसे आई? तो खुदा न खास्ता अगर सिंक्रोनाइजेशन जो है वो आप नहीं करते या सिंक्रोनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आता है या जो है वो सिंक्रोनाइजेशन आपकी डिस्टर्ब होती है, तो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस या पॉसिबल प्रॉब्लम्स जो है वो कौन कौन से आते हैं हम वो देखें। उसमें हमने चार चीज़ों के बारे में, हमने दो मेन चीज़ें थी, इन्फ्लेशन। अब बैलून के अंदर दो चीज़ें हो रही है, या तो इन्फ्लेट हो रहा है या डिफ्लेट हो रहा है। इन्फ्लेशन अगर जल्दी हो रही है तो उसकी कौन कौन से प्रॉब्लम्स थी, इन्फ्लेशन अगर लेट हो रही है तो उसकी कौन कौन से प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, वो हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि अगर अर्ली डिफ्लेशन हो रही है, ठीक है, तो डिफ्लेशन के अंदर जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, अगर लेट डिफ्लेशन हो रही है तो उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज थी इसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसमें जो था एक बच्चे का एक क्वेश्चन था अर्ली डिफ्लेशन के ऊपर, ठीक है। अब अर्ली डिफ्लेशन में क्या होता है, एक बच्चे का ये क्वेश्चन था कि अर्ली डिफ्लेशन में ये जो ब्लॉकेज है या जो आफ्टर लोड है वो किस तरह। तो आफ्टर लोड की अब हम बात कर रहे हैं, देखो आप सबसे पहले इस मैकेनिज्म को देखो। एक डिसेंडिंग आयोटा है, ठीक है, डिसेंडिंग आयोटा के अंदर हमने क्या प्लेस किया, डिसेंडिंग आयोटा के अंदर जो है वो हमने प्लेस किया इंट्रा आयोटिक बलून पंप, ठीक है। इंट्रा आयोटिक बलून पंप हमने यहाँ पे प्लेस किया। अब इस बलून का काम क्या है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, ठीक है। पहले नॉर्मल मैकेनिज्म समझाता हूँ हमसा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये हार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल से जो है वो ब्लड निकल रहा है, ठीक है। अब आयोटिक वेल्व जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है, आयोटिक वेल्व क्लोज हो गया। चले अब पहले मैं डिफ्लेट बलून की बात करता हूँ। ये बलून जैसे इन्फ्लेट हो रहा था, इसकी सराउंडिंग में यहाँ पे ब्लड पड़ा था, ठीक है। इसकी सराउंडिंग्स में क्या था, इसकी सराउंडिंग में यहाँ पे ब्लड था। अब जैसे ये इन्फ्लेट हुआ, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से इसने ब्लड का वो जगह जो था वो घेर लिया और ब्लड को जो था वो आगे पुश कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? इसने क्या किया, इन्फ्लेशन के दौरान ये इन्फ्लेट हुआ तो जो साइडों पे ब्लड था, ठीक है, साइड पे एरिया था, उस ब्लड को इसने क्या किया, आगे पुश कर दिया आगे, ठीक है। और उस इसने क्या किया, इसने वो एरिया जो था वो घेर लिया। जैसे ये इन्फ्लेट हुआ तो इसने ये जो ब्लड वॉल्यूम था उसे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब सिस्टोल के दौरान क्या होता है, सिस्टोल जैसे सिस्टोल स्टार्ट होता है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देता है तो ये क्या करता है, ये दोबारा से डीफ्लेट हो जाता है। जब दोबारा से डीफ्लेट हो जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे डेड स्पेस बन जाता है। उस डेड स्पेस में भी ब्लड नहीं है, उस डेड स्पेस में अभी ब्लड नहीं है, ठीक है। तो हार्ट जो है वो क्या करता है, उस डेड स्पेस की वजह से जो है वो आफ्टर लोड कम हो गया, आफ्टर लोड आगे से रेजिस्टेंस है, ठीक है, आगे जो है वो खाली स्पेस मिल गया तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो हार्ट ने आसानी से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हमजा समझ आ रही है आपको? मैं सबसे पूछ रहा हूँ वैसे, लेकिन हमजा का एक क्वेश्चन था इसलिए मैं हमजा को जो है वो नॉमिनेट कर रहा हूँ ठीक है। किसी भी बच्चे को इसमें कोई इशू तो पूछ सकता है, ठीक है। हमजा देखो, मैंने क्या कहा आपको कि यहाँ पे क्या था, बलून जो था वो डीफ्लेट था, सराउंडिंग्स में जो था वो ब्लड पड़ा था, ठीक है, सराउंडिंग्स में ब्लड पड़ा था। जैसे ये बलून जो है ये इन्फ्लेट हो गया, ये जो सराउंडिंग में ब्लड था ये क्या, ये डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, आगे की तरफ जो है वो पुश हो गया, ठीक है। वो आगे का मैकेनिज्म आपको पता है कि आगे से जो है वो आयोटिक वेल्व जो था वो क्लोज था, इस वजह से जो है वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड सर्कुलेट, ठीक है, ओके। अब दोबारा से जैसे सिस्टोल आएगा, जैसे सिस्टली होगा, सिस्टली मीन जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल्स, तो ये बलून जो था ये दोबारा से जो क्या हो जाएगा, डीफ्लेट हो जाएगा। नॉर्मल समझा रहा हूँ, ये डीफ्लेट हो जाएगा, यहाँ पे डेड स्पेस बन जाएगा जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो डेड स्पेस बन जाएगा उसकी वजह से क्या हुआ, डेड स्पेस की वजह से जो है वो या आगे जो है वो वॉल्यूम कम था, आगे जो था वो रेजिस्टेंस कम मिला, ठीक है। तो कम रेजिस्टेंस की वजह से, कम वॉल्यूम की वजह से हार्ट ने आसानी से जो है वो अपना काम कर लिया और आफ्टर लोड जो था वो कम हो गया। नॉर्मल की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई, नॉर्मल की समझ आ गई। जब नॉर्मल की समझ आ जाए फिर मैं आपको नॉर्मलिटीज बताता हूँ। यहाँ तक समझ आ गई हमसा?
सबको समझ आई यहाँ तक? सबसे पूछ रहा हूँ। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? ओके। हमजा, यहाँ तक आपको समझ आई है? ठीक है, ओके। ये हम बात कर रहे थे नॉर्मल। तो नॉर्मल मैकेनिज्म ये है कि आफ्टर लोड जो है वो कैसे कम होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ये समझाया कि आफ्टर लोड कम कैसे होता है। ठीक है, अब हम आ रहे हैं एबनॉर्मेलिटी की तरफ। अर्ली डिफ्लेशन हो रही है। ठीक है, बलून जो था वो इन्फ्लेट था। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये बलून ये अर्ली डिफ्लेट हुआ। जितना ब्लड इसने पुश करना था आगे, ये सही तरह पुश नहीं कर पाया। जितना इसने आगे पुश करना था, इन्फ्लेट हो गया। ठीक है, अब सेकंड्स की बात होती है। ये इन्फ्लेट हो गया और दोबारा से उसी टाइम जो है वो डिफ्लेट हो गया। जल्दी से जो है ये डिफ्लेट हो गया। ठीक है, अर्ली डिफ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ। दोबारा से जो है वो जल्दी डिफ्लेट हो गया। तो ब्लड अभी आगे गया नहीं था उतना। जितना स्पेस बनना था वो डेड स्पेस अभी क्रिएट ही नहीं हुआ था। और ये दोबारा से जो है वो जल्दी से डिफ्लेट हो गया। ठीक है, हार्ट को जो है वो अभी टाइम है, तो ब्लड जो था वो दोबारा से उन जगहों के ऊपर आ गया। ब्लड दोबारा से इसकी सराउंडिंग में आ गया। ठीक है, डेड स्पेस क्रिएट ही नहीं हुआ पूरा। और हार्ट ने जो है वो क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो हार्ट का जो आफ्टर लोड कम करना था इसने, जो आफ्टर लोड इसने कम करना था, वो आफ्टर लोड जो है वो कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ, इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि ये आर्डियो डिफ्लेट हो गया। इसने क्या करना था, इसने टाइम लेना था ताकि ब्लड जो था वो आगे चला जाता। ठीक है, तो जब ये डिफ्लेट होता है तो आगे से जो है वो स्पेस क्रिएट होता। अब इसने वो टाइम नहीं लिया इन्फ्लेशन के दौरान। ठीक है, इन्फ्लेट ही हुआ, जल्दी से जो है वो डिफ्लेट हुआ दोबारा से। तो जो डेड स्पेस क्रिएट होना था, डेड स्पेस क्रिएट नहीं हुआ, ब्लड दोबारा से वहां पे आ गया। ठीक है, तो आफ्टर आफ्टर लोड में जो है वो कमी नहीं आई। समझ आ रही है हम सब? नहीं आ रही तो पूछो, अगर समझ नहीं आई तो पूछो। ओके, सबको क्लियर है? किसी और बच्चे को इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। जिसको नहीं क्लियर वो पूछो। जिसको नहीं क्लियर वो पूछो। जिसको नहीं क्लियर वो पूछो। क्लियर हो गया क्या रिफ्लेक्शन के अंदर जो है वो आफ्टर लोड में कमी कैसी नहीं आती? ओके, चलो अब आगे चलते हैं। ओके, यहाँ तक सारी चीज़ें हमने देख ली। जब हमारे पास एक पेशेंट है, उसे आईएबीपी जो है वो प्लेयर्स डे, हमने उस पेशेंट को जो है वो किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, हमने उस पेशेंट को किस तरह मैनेज करना है। अब पेशेंट मैनेजमेंट ड्यूरिंग आई ए बीपी सपोर्ट। ठीक है, आई ए बीपी के दौरान जो है वो पेशेंट को किस तरह हमने मैनेज करना है वो देखना है। सो सबसे पहले क्या है, एंटी कोआगुलेंट देने। एंटी कोएगुलेंट देने हैं। ठीक है, एंटी कोएगुलेंट देने का फायदा क्या है कि उसका जो पीटी है, पीटीटी है, वो विद इन नॉर्मल रेंज में रहेगी। ठीक है, वो विद इन नॉर्मल रेंज में रहेगी। क्योंकि जब भी पेशेंट के अंदर कोई एक्सटर्नल डिवाइस प्लेस्ड हो तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वहाँ पे क्लॉट बन जाए। वो क्लॉट जो है या तो थ्रम्बस बन जाए या एम्बोलाई बन के वो आगे ट्रेवल करके किसी और जगह को ब्लॉक करके
वहाँ पे इन्फॉर्क जो है वो क्रिएट कर। ठीक है। सो आपने जब भी जो है वो किसी पेशेंट को, किसी इंडिविजुअल को कोई एक्सटर्नल डिवाइस जो है वो प्लेस हो रही है, तो आपने स्पेशली ख्याल रखना है कि इसके अंदर जो है वो क्लॉट ना बने। अब क्लॉट को ना बनने या क्लॉट बनने को रोकने से, क्लॉट बनना रोकना जो मतलब, अगर हमने जो है वो क्लॉट जो है वो रोकना है कि क्लॉट ना बने, तो हमने क्या करना है, हमने एंटी कोआगुलेंट देने हैं। अब एंटी कोएगुलेंट जब हम दे रहे हैं तो हम किस चीज़ को मेंटेन करते हैं, जो एपीटीटी है ना, इसको हम मेंटेन करते हैं 50 to 70 सेकेंड्स का। एपीटीटी का कॉन्सेप्ट है किसी का, व्हाट इज एपीटीटी, इसको इस तरह कंट्रोल करते हैं इसको, मतलब हम मोस्टली ये बात क्यों करते हैं कि 50 to 70 सेकेंड्स पीटी एपीटीटी इतने सेकंड्स में हो रही है, इतने सेकंड्स में हो रही है, इसका मतलब क्या है? एनी आइडिया? क्या आइडिया है? ठीक है, चलो। एपीटीटी, एपीटीटी असल में क्या है? ये एपीटीटी को, एपीटीटी का फुल फॉर्म है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। और दूसरा जो है वो पीटीटी जो है वो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है। ठीक है, ओके। सो अब एपीटीटी असल में क्या है? एपीटीटी है फॉर्मिंग क्लॉटिंग टाइम। एपीटीटी असल में क्लॉट बनाने का, ये क्लॉट बनाता है। पीटीटी, एपीटीटी जो है ये क्या करता है, ये क्लॉट बनाता है। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर 50 to 70 सेकेंड्स के अंदर जो है वो क्लॉट बनता है। कहीं पे जो है वो ब्लीडिंग हुई, कहीं पे जो है वो कोई इशू। ठीक है, तो 50 से 70 सेकेंड्स के दौरान जो है वो क्या बनता है, क्लॉट बनता है, नॉर्मली अगर देखा जाए। ठीक है, तो अगर आपने कोई एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह प्लेस किया है तो ये टाइम जो है वो कम हो जाता है कभी कभार। ठीक है, जब कम हो जाता है ये टाइमिंग, ये बहुत खतरनाक है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, या आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि फलाने बंदे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें इस फैक्टर की कमी होती है, जो फैक्टर 8, फैक्टर 5, फैक्टर 9, इन फैक्टर्स की कमी होती है। ठीक है, पीटी पीटीटी की कमी होती है, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका क्लॉटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, उनका क्लॉट बनने में जो है वो ज़्यादा टाइम लगता है। जब क्लॉट बनने में ज़्यादा टाइम ले, ठीक है, तो उस बंदे को जो है उसकी क्लॉटिंग होती नहीं है, उसकी ब्लीडिंग नहीं होती। अगर क्लॉट जो है वो कम टाइम ले तो उसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें, वो कॉम्प्लिकेशंस आती है, उसके अंदर क्लॉट जो है बहुत जल्दी बन जाता है। कोई भी इंटरनल कोई थोड़ा सा इशू हो तो अंदर जो है वो क्लॉट्स बन जाएंगे, वो क्लॉट जो है वो आगे ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है, वो थ्रोम्बस एम्बोलाइज जो है वो बन सकती है। तो इस वजह से हम इसको विद इन नॉर्मल रेंज रखते हैं कि 50 to 70 सेकेंड्स जो है वो हम टाइम देते हैं। 50 to 70 सेकेंड नॉर्मली जो है वो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम ऐसा बना कि 50 to 70 सेकेंड्स के अंदर जो है वो क्लॉट बनता है, अगर कोई इशू हुआ तो। ठीक है, उससे पहले जो है वो क्लॉट नहीं बनता। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने रोज़ जो है ये चेक करना है कि पीटी पीटीटी लेवल जो है वो हमारा 50 to 70 सेकेंड्स के अंदर है या ज़्यादा है। उसके बाद हमने क्या करना है, डेली जो है वो चेस्ट एक्सरे करना है। डेली जो है वो हमने क्या करना है, चेस्ट एक्सरे करना है। अब चेस्ट एक्सरे कब करना है, क्यों करना है? टू रूल आउट आईएबीपी माइग्रेशन। आर ओ का क्या मतलब है, आर बाई ओ, आर बाई ओ का मतलब है रूल आउट। ठीक है, रूल आउट। सो तो हमने क्या करना है, हमने रूल आउट करना है कि आया ये जो आईएबीपी हमने प्लेस किया, ये कहीं इधर उधर माइग्रेट तो नहीं कर गया। ठीक है, ये कहीं इधर उधर तो नहीं गया। दूसरा क्या है, चेक लोअर लिम्ब पल्सेस। ठीक है, हमने हर 2 घंटे बाद जो है वो लोअर लिम्ब की पल्सेस जो है वो चेक करनी है, क्योंकि वहां से हमने क्या करना है, वहां से हमने इसे इंसर्ट किया है। ठीक है, तो हमने लोअर लिम्ब की जो पल्सेस है वो हर 2 घंटे बाद जो है वो चेक करनी है। अगर पल्पेबल नहीं है, अगर फील नहीं हो रही है, अगर आप उसे जो है वो
पल्पेट नहीं कर पा रहे, ठीक है, पल्स जो है वो आपको नहीं मिल रहा, तो पॉसिबल है कि वहाँ पे कोई वस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, वहाँ पे कोई जो है वो ब्लॉकेज है, वहाँ पे जो है वो कोई थ्रम्बस है, कोई एम्बोलाई है, ठीक है, या कोई डाइसेक्शन वगैरह हुआ है, कोई कट वगैरह जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। सो हर 2 घंटे बाद आपने क्या करना है, हर 2 घंटे बाद आपने जो है वो लोअर लिम्ब का पल्स जो है वो चेक करना है। अगर आपको फील नहीं हो रहा तो कोई इन चारों में से कोई एक कॉम्प्लिकेशन जो है वो जरूरी है। अगर इन चारों में से कोई एक कॉम्प्लिकेशन है तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपको अर्जेंट सर्जिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। आपने सर्जन को बुलाना है, फिर उन्हें दिखाना है कि मैंने आईएबीपी जो है वो पास किया है, ठीक है, ये मेरा पेशेंट है, इसका जो है वो मैं लोअर लिम्ब पल्स जो है वो चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2 घंटे से जो है वो मुझे पल्स जो है या मुझे जो है वो पल्स फील नहीं हो रहा, ठीक है। जब आपको पल्स जो है वो फील नहीं हो रहा तो इन 4 कॉम्प्लिकेशन में से कोई एक कॉम्प्लिकेशन है और उसके लिए जो है वो सर्जिकल कंसल्टेशन की जरूरत है। सर्जन जो है वो डिसाइड करेगा कि क्या करना है, कट लगाना है या ये बीपी को दोबारा बाहर निकालना है, या जो है वो उस चीज़ को जो है कोई डाइसेक्शन है उसे ठीक करना है, कोई वस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई थ्रम्बस है, कोई एम्बोलाई है, उसे ठीक करना है, उसे निकालना है, ख़त्म करना है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज प्रोपाइलेक्टिक एंटीबायोटिक। प्रोपाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स का क्या मतलब है, प्रोपाइलेक्सिस क्या होता है, व्हाट इज प्रोपाइलेक्सिस, व्हाट इज प्रोफाइलेक्सिस। सो प्रोफाइलेक्सिस क्या है, तो इसको हमने क्या करना है, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स पे करना है। तो व्हाट इज प्रोफाइलेक्सिस, कोई आइडिया? प्रिवेंटिव, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस असल में क्या है, प्रोफाइलेक्सिस प्रिवेंटिव एंटीबायोटिक्स या प्रोफाइलेक्सिस जहाँ पे भी आते हैं प्रोटेक्शन इज अ प्रिवेंशन, ओके, ठीक है। तो असल में प्रोफाइलेक्सिस क्या है, प्रोफाइलेक्सिस जो है वो हम प्रोटेक्शन के लिए देते हैं, पहले से जो चीज़ आप देते हो कि इसकी वजह से ये चीज़ जो है ये कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, ठीक है, पहले से आप एक चीज़ जो है वो दे रहे हो कि उसकी वजह से किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जैसे प्रिवेंशन के लिए हम कोई चीज़ दे रहे हैं, प्रिवेंशन के लिए हम कोई ड्रग दे रही है, प्रोटेक्शन के लिए हम कोई ड्रग दे रहे हैं, प्रोफाइलेक्सिस कहते हैं। तो हम पहले से उन्हें क्या करते हैं, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स भी देते हैं ताकि इस पेशेंट को जो है वो कोई इन्फेक्शन ना, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज हिप flexion is restricted and the head of the bed should not be elevated beyond 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हम हिप फ्लेक्शन को जो है वो हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, कि आपने इस पेशेंट को हम कहते हैं, फैमिली को कहते हैं, जो स्टाफ है उन्हें जो है वो हम बताते हैं, ठीक है, जो भी बंदा होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरा नेक्स्ट जो है वो स्टाफ आया, मैंने उसे ओवर देना है, ओवर में मैंने उसे ये बताना है, ये मेन चीज़ है कि इसकी हिप जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं, ऐसा नहीं है कि उसे पता नहीं होगा, नेक्स्ट बंदे को पता भी है, लेकिन फिर भी आपने उसे जो है वो कम्प्लीटली सारी चीज़ें जो है वो बता के जाना है ताकि कल को जो है वो कोई इशू ना। तो हिप फ्लेक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि हिप के ज़रिए जो है वो आपने इस कैथेटर को जो है वो प्लेस किया है, ठीक है। तो अगर आप उसे फ्लेक्स करते हो तो फ्लेक्शन की वजह से जो है वो कैथेटर जो है वो ब्लॉक हो सकता है, उसमें ब्लॉकेज हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। एंड द हेड ऑफ द बेड शुड नॉट बी एलिवेटेड बियॉन्ड 30 डिग्री, ठीक है। अब ये जो इंट्रायोटिक बलून पंप है ये अयोटा के अंदर जो है वो प्लेस्ड है, ठीक है, डिसेंडिंग अयोटा के अंदर जो है वो प्लेस्ड है। तो डिसेंडिंग अयोटा के अंदर ही प्लेस्ड है, तो आपने हेड ऑफ द बेड जो है वो 30 डिग्री से ज़्यादा एलिवेट नहीं करना था कि जो है वो ऐसा ना हो कि फिर उसको जो है वो या कहीं डिस्प्लेस हो जाए या इसकी जो है वो कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए, ये जो है वो सही तरह वर्क ना करे, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने जो है वो पेशेंट को जो है वो एक तो हिप जो है वो फ्लेक्स नहीं करनी, दूसरा जो है वो हेड एलिवेट नहीं करना 30 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या है, नेवर लीव इन स्टैंड बाय मोड फॉर मोर देन 20 मिनट्स, ठीक है। आपने जो है इस आईएबीपी मशीन को स्टैंड बाई पे नहीं रखना 20 मिनट से ज़्यादा, 20 मिनट से ज़्यादा आपने इसे स्टैंड बाई पे नहीं रखना, ठीक है। अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा इसे स्टैंड बाई पे रख लेते हो तो पक्का है कि थ्रोम्बस जो है वो बनेगा, थ्रोम्बस बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। थ्रोम्बस बन गया तो वहाँ पे ब्लॉकेज होगी, ब्लॉकेज हो गया तो इन्फाक्शन हो गया, इन्फाक्शन हो गया तो ज़ाहिर बात है डेथ हो सकती है, नेक्रोसिस हो सकता है, डेथ हो सकती है, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज आपने डेली क्या करना है,
ये तो वो चीज़ें थी जो हमने टाइम के हिसाब से कि 20 मिनट बाद 2 घंटे बाद इस तरह आपने करना है, ठीक है। अब डेली आपने क्या चेक करना है, डेली जो है वो आपने हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है, डेली जो है वो आपने प्लेटलेट्स काउंट जो है वो देखना है, डेली जो है वो आपने रिनल फंक्शंस जो है वो उसकी चेक करनी है, ठीक है। हीमोग्लोबिन हम देखते हैं कोई कोई हेमोलिसिस तो नहीं हुआ, कोई ब्लीडिंग तो नहीं हुई, ठीक है, सारी चीज़ें हम चेक करते हैं। उसके बाद हम प्लेटलेट्स लेवल जो है वो देखते हैं, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के स्टैंड बाई हम कभी कभार जो है वो थोड़ा सा जिस तरह हम करते हैं ना, बैंड को भी हम कभी कभार थोड़ा सा तो थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाई रखते हैं, चेक करने के लिए या इस तरह करने के लिए, ठीक है, कि आया जी पेशेंट अपना रिस्पॉन्स दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। तो कभी कभार कुछ चीज़ों को हमें स्टैंड बाई पर रखना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने इन केस अगर ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने रोज़ जो है उसे स्टैंड बाई पे रखना है, अगर ज़रूरत नहीं है तो हम स्टैंड बाई पे नहीं रखेंगे, लेकिन अगर स्टैंड बाई की ज़रूरत है तो फिर भी आपने ये ख्याल रखना है कि उसे जो है वो 20 मिनट से ज़्यादा जो है वो आप स्टैंड बाई पे ना रखो। वीनिंग बाद की बात है, वीनिंग जो है वो बाद की बात है, ठीक है। सिर्फ स्टैंड बाई पे कभी कभार आप कोई काम जिस तरह हम करते हैं ना वेंड के साथ, अगर हम पेशेंट को जो है वो कभी कभार जो है वो वेंट हटा के जो है वो सक्शन कर लेते हैं, ठीक है, जो कि नहीं करना चाहिए, उसके लिए सेंट्रल कैथेटर यूज़ करना चाहिए, लेकिन मोस्टली लोग अक्सर इस तरह करते हैं। तो फिर भी हम उसे क्या करते हैं, उसे जो है वो हम हाइपर वेंटिलेट करते हैं उसके लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इनकेस ज़रूरत पड़ी कि आपने इस मशीन को स्टैंड बाई पे रखना है तो आपने 20 मिनट से ज़्यादा स्टैंड बाई पे नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से थ्रम्बस बन सकता है। ओके, डेली जो है वो आपने हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है, प्लेटलेट काउंट्स देखना है, ठीक है, क्योंकि आपने चेक करना है कि कोई हेमोलिसिस वगैरह तो नहीं हो रहा, कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है अंदर, ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके अलावा जो है वो आपने रिनल फंक्शंस देखने हैं। अब रिनल फंक्शंस आपने क्यों चेक करने, क्योंकि इसमें जो है वो किडनी इंजरी की चांसेस जो है वो हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये कैथेटर आपने बिल्कुल रिनल आर्टरी के पास से जो है वो जो है इंसर्ट करना है। तो इस वजह से वो कैथेटर कहीं इधर उधर अगर माइग्रेट हो गया तो किडनी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो या कोई इंसफिशियंसी वगैरह वहाँ पे हो सकती है, उसकी वजह से किडनी इंजरी जो है वो हो सकती है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो आपने चेक करना है कि किडनी जो है वो आपकी प्रॉपरली जो है वो फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही, ठीक है। द नेक्स्ट वन ये है कि लास्ट पे आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि ये जो हमने इंट्रायोटिक बलून पंप काउंटर पल्सेशन डिवाइस जो है ये प्लेस्ड की है, इस मशीन ये मशीन जो है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, ठीक है। जितना ज़्यादा देर आप लगाओगे, जितना ज़्यादा देर, जितना ज़्यादा टाइम, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए इस मशीन को आप यूज़ करोगे तो इतना जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के चांसेस होंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने जो है वो जहन में रखना है, आपने खुद को रेडी रखना है कि जितना एज अर्ली एज पॉसिबल जो है आप इसे वीन ऑफ कर लो, ठीक है। एज अर्ली एज पॉसिबल आपने इसे वीन ऑफ करना है, उसे जो है वो ख़त्म करना है, बंद करना है, निकाल लेना है, ठीक है। जल्दी से जो है वो आपने इस कोशिश में लगे रहना है, आपने ये कोशिश करनी है कि आप जो है वो कोई और मेडिकेशन या कोई और जो है वो ट्रीटमेंट दे दो, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट उसे दे दो पेशेंट को, और इसको जो है वो निकाल लो, इसको जो है वो वीन अप कर लो, इससे पेशेंट को जो है वो वीन अप कर लो, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन? हाँ तो कोई क्वेश्चन? अच्छा, देखो, जब भी आप इंट्रायूटिक बलून पंप पास करते हैं तो आपने इस एक चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि ये जो मैं डिवाइस पास कर रहा हूँ ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, ठीक है। डिवाइस हम लगाते हैं ना, ये टेम्पररी डिवाइस है, ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट आप ये कर सकते हो कि उसका जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हो। आपने हार्ट ट्रांसप्लांट करना है तो ट्रांसप्लांट कर लो, ठीक है। आपने जो है वो कोई स्टंट प्लेस करना है तो आप कोई स्टंट प्लेस कर लो, ठीक है। आपने जो है वो बाईपास करना है तो बाईपास कर लो, ठीक है। आपने जो है वो उसकी रिदम को अगर की कोई इशू है, ठीक है, या कोई और इशू है, ठीक है, तो आप उस चीज़ को जो अंडरलाइन प्रॉब्लम है उसको ट्रीट कर लो, ठीक है, इसे निकाल लो। ये जो है ये टेम्पररी, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल अब जहन में रखना है कि जो हमने डिवाइस प्लेस किया है ये क्या है, ये टेम्पररी डिवाइस है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा देर आप इस डिवाइस को अंदर रखोगे उतना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन चांसेस होंगे। अब जितना ज़्यादा जो जितना कम टाइम के लिए आप इसे लगाओगे, ठीक है, उतना जो है वो कम चांसेस होंगे,
ठीक है। तो इस वजह से आपने ये कोशिश करनी है कि इसे जो है वो जल्दी से जो है वो बाहर निकालना है, इसे जो है वो बाहर निकालना है जल्दी से। ठीक है, आपने इस कोशिश में रहना है कि इसे जो है वो आप जल्दी से बाहर निकालो। ठीक है, ताकि कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ना होंगे। अगर जितने ज़्यादा देर के लगेगा उतने ज़्यादा देर का आप लिम्स के जरिए जो है वो आपने इसे प्लेस किया तो लिम्स में जो है वो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो किसी बच्चे का तो पूछो। यहाँ तक समझ आ गई सबको? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो यहाँ तक। आगे चलो। सो ये तो यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब आगे जो है वो क्या है वो नर्सिंग कंसिडरेशन है। ठीक है हमारी, अब आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है? सबसे पहली बात तो आपने ये जहन में रखनी है कि ये जो IABP आप लगा रहे हैं ये क्या है, ये अनप्लेन्ड है। ठीक है, ये क्या है, ये अनप्लेन्ड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो उसके लिए तैयार है। ठीक है, कि कभी भी जो है वो कंडीशन जो है वो डिटोरिएट हो सकती है। ठीक है, सो ये हमेशा जो है ये अनप्लेन्ड होती है, इमरजेंट होती है। ठीक है, इमरजेंट इंटरवेंशन है, कोई भी उसकी कंडीशन जो है वो डिटोरिएट अगर हो गया। ठीक है, अगर पेशेंट की कंडीशन खराब होगी तब भी आपने ये जो है ये प्लेस करना है। ठीक है, ये वैसे जो है ये प्लेन ट्रीटमेंट नहीं है, ये अनप्लेन ट्रीटमेंट है। तो इसके लिए जो है वो फैमिली को प्रिपेयर करना जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने जो है वो फैमिली को प्रिपेयर करना है, उनकी फैमिली मेम्बर्स को, पेशेंट को, सबको जो है उस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, कि किस तरह जो है आप एक डिवाइस जो है वो इंसर्ट कर रहे हो पेशेंट के अंदर। ठीक है, पेशेंट के पेशेंट के अंदर आप एक डिवाइस प्लेस कर रहे हो, बाहर से एक्सटर्नल डिवाइस प्लेस कर रहे हो, और वो भी टेम्प्रेरी बेस्ड पे, परमानेंट बेस्ड पे नहीं। ठीक है, तो आप उस चीज़ को जो स्टूडेंट्स एक मिनट,